हिंदी कहानी अच्छाई। हमारे दैनिक जीवन में बहुधा सुनने में आता है कि फला व्यक्ति बुरा है या फला व्यक्ति अच्छा है। बुरे की बात तो समझ में आती है, पर अच्छा कौन है, अच्छाई क्या है और कैसी होती है? वास्तव में देखा जाए तो अच्छाई को किसी परिभाषा में बांधकर उसकी व्यापकता को सीमित नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही की बात है, मेरे दामाद की ड्यूटी मेरे क्षेत्र में परीक्षक के रूप में लगी। 10वीं की बोर्ड एग्जाम में बेटी ने फ़ोन कर खबर की और दामाद व उनके मित्र के लिए भोजन आदि की व्यवस्था हेतु कहा। भोजन के समय हमारे दामाद व उनके मित्र त्रिपाठी जी साथ में आए। शुरुआत औपचारिक बातचीत से शुरू हुई, फिर डिनर टेबल पर भी बातचीत हुई, फिर विदाई के पहले बातचीत का आखिरी दौर चला। त्रिपाठी जी हमारे आवभगत से अति संतुष्ट दिखे और उनकी जुबान पर भी वही बात थी। सर, आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट रहा। आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। कुछ मुलाकातें ज़िंदगी में हमेशा एक मधुर स्मरण बनकर ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और मेरे लिए आज की मुलाकात वैसे ही यादगार बनकर हमेशा ज़िंदगी में रहेगी। त्रिपाठी जी, आप एक पढ़े लिखे सुलझे हुए एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप सामने वालों में भी अच्छाई देखते हैं। कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। वैसे भी अच्छाई की परिभाषा हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप बदलती जाती है। त्रिपाठी जी एकटक मेरी तरफ देखने लगे और ध्यान से सुनने के बाद बोले, सर, आपके इसी तरह की सोच से अच्छाई का रास्ता निकलता है और सामने वाले के मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धन्य है आपकी संतानें जो आपकी छत्र छाया में इस तरह के विचार और संस्कार लेकर पल बढ़ रहे हैं। कभी समय मिला तो उनसे भी ज़रूर मिलूँगा। त्रिपाठी जी, हमारे पास धैर्य की बहुत कमी होती है, जिसके चलते हम बिना कोई देर किए सामने वाले के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि फला व्यक्ति बुरा है या अच्छा है। अपने आसपास कोई भी घटना होती है, तुरंत अपना निर्णय सुना देते हैं। हम बड़े ही जजमेंटल हो जाते हैं, गुस्से से तिलमिला जाते हैं और अपना धैर्य खो बैठते हैं। अभी कुछ समय पहले की ही घटना है। पता लगा मेरा अपना एक परिचित सुधीर दास अपने बेटे बबलू का घर छोड़कर वृद्धा आश्रम चला गया है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ। उसके बेटे पर क्रोध आया और मुझसे रहा न गया। उसी शाम उसके बेटे के पास जाकर बिना रुके जी भरकर डांट पिलाई। उतने में बहू आकर मुझे घर के अंदर बिठाई। बबलू एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ मेरा डांट सुनता रहा। उतने में सुधीर की बेटी रानी सामने आई और मेरे चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ली और मेरे बगल में बैठ गई। मैंने पूछा, तू बता रानी, इस उम्र में ये सब ज़रूरी था? उसने तुम दोनों को तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद माँ बाप दोनों बनकर देखभाल की और तुम दोनों में ही अपनी दुनिया देखी। क्या उन सब का तुम दोनों इस तरह हिसाब चुका रहे हो? रानी बोली, अंकल, आप पापा के अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों परिवारों का सालों पुराना रिश्ता है। अगर मैं या बबलू कुछ कहते हैं तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी। आप भी कभी पापा से मिलकर पूछ लीजिएगा कि वो क्या चाहते हैं। मुझसे और रहा न गया और मैं गाड़ी उठाया और सीधे उस वृद्धाश्रम की तरफ बढ़ गया जिसमें मेरा दोस्त सुधीर रह रहा था। जैसे ही वृद्धाश्रम के द्वार पर पहुंचा तो अंदर से ज़ोर ज़ोर के ठहाके सुनाई पड़े। मैं सीधे अंदर चला गया। वहाँ पर सुधीर अपनी हम उम्र कुछ 4-5 बुजुर्गों के साथ बातचीत में तल्लीन था और बीच बीच में किसी बात पर सब ठहाके लगा रहे थे। मैंने गुस्से में चिल्लाकर पुकारा, सुधीर, ये क्या तमाशा है? तू घर छोड़कर यहाँ रहने को आ गया। ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार इस दोस्त से विचार विमर्श कर लेता। मैं अभी तेरे घर से ही आ रहा हूँ। मैंने बबलू और रानी को खूब खरी खोटी सुनाकर आ रहा हूँ।
तू बैठ तो सही, सुधीर बोला। मैं वहीं पास में पड़े एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तब सुधीर बोलने लगा, तू तो जानता है कि मैं कभी भी किसी की परेशानी का कारण बनना नहीं चाहता। बबलू और रानी दोनों सर्विस में हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी अलग। चारों सुबह निकल जाते हैं तो फिर शाम को ही लौटते हैं। शुरू में बहू सुबह सुबह चारों का टिफ़िन बांधकर मेरे लिए भी खाना बनाकर रख देती थी और मैं दोपहर को गरम कर भोजन कर लेता था। वो लोग बहुत चाहकर भी समय नहीं दे पा रहे थे। फिर दोनों ने ये फैसला भी कर लिया कि बहू नौकरी छोड़कर घर और मेरी देखभाल करेगी। जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे ग्लानि महसूस होने लगी कि मेरे खातिर ये लोग इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं। एक रविवार भोजन के वक्त मैंने इसी मुद्दे पर चर्चा की और अपना निर्णय बताया। बस बहू बेटा दोनों रोने लगे। तुरंत रानी को फ़ोन कर दिए, वो अलग डांटने लगी। ये सब देख मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे अंदर दिल के कोने से आवाज़ आई, बेवकूफ़, इतना चाहने वाली संतान होने के बावजूद वृद्धाश्रम की बात तेरे मन में कैसे आई? फिर क्या दिल और दिमाग में संघर्ष चालू? दिल कहे रुक जा, दिमाग कहे नहीं, इतना स्वार्थी मत बन। उन बच्चों का सोच, निजी नौकरी, दोनों बहू बेटे के नौकरी करने के बावजूद मुश्किल से घर चलता है और अगर बहू नौकरी छोड़ दे तो फिर घर कैसे चलेगा? दूसरी बात, बहू बेटा चाहकर भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर समय देते हैं तो बहू को ट्यूशन छोड़ना पड़ता। मैं भी दिन भर अकेला रह नहीं पा रहा था और बहुत सोच समझकर बबलू व रानी को बड़ी मुश्किल से मनाकर यहाँ आ पाया हूँ। इसमें उन दोनों की रत्ती भर भी दोष नहीं है। तू बेकार ही उनको डांट पिला दी। तब मुझे अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ और मेरे इस तरह के रूखे व्यवहार पर उन दोनों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को बिना सराहे नहीं रह सका। तब मुझे ये एहसास हुआ कि हमें कभी भी बिना पूरी परिस्थितियों को जाने सीधे अपने निर्णय दूसरों पर थोप कर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। फिर बोला, देखिए त्रिपाठी जी, फिर यहाँ आकर हम उसी मोड़ पर आ पहुँच गए हैं जहाँ हमें अच्छाई की परिभाषा खोजने की ज़रूरत है कि यहाँ कौन अच्छा है। सुधीर एक पिता या बेटा बहू सभी तो अच्छे हैं, बस अपनी अपनी अच्छाई की अपनी अपनी परिभाषा है। दोस्तों, और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।